जैसा कि इस वीडियो के टाइटल से स्पष्ट है कि क्या आप जानते हैं, डू यू नो। इसका मतलब आज हम केमिस्ट्री के कुछ ऐसी बातों का अध्ययन करने वाले, स्टडी करने वाले हैं जो कुछ हटकर हैं या कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्ट से हम शुरू करते हैं। नंबर 1, द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज एसिडिक, है ना। तो सबसे पहले हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन होता क्या है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं वो कहलाते हैं हाइड्राइड। क्या कहलाते हैं? हाइड्राइड। और नाइट्रोजन के जो हाइड्राइड होते हैं वो जनरली बेसिक होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी के कारण यह बेसिक नेचर का होता है, एल्कली नेचर का होता है, क्षारीय होता है। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो एक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के हाइड्राइड की बात आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? अमोनिया आता है और बेसिक नेचर आ जाता है। लेकिन हमको पूछा क्या है? द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज एसिडिक। तो इसका आंसर है N3H। ठीक है, इसमें क्या है? बेसिकली इसमें N3 माइनस है और H प्लस है, इसलिए इसको हाइड्रोजन एजाइड भी कहा जाता है। एजाइड का मतलब है N3 माइनस, ये ध्यान रखना, है ना। जैसे सोडियम एजाइड तो NaN3, हाइड्रोजन एजाइड HN3, तो N3 माइनस को कहते हैं एजाइड। और इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं हाइड्रोजोइक एसिड, है ना। तो हिंदी में कहेंगे हाइड्रोजोइक अम्ल और हाइड्रोजन एजाइड। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली नाइट्रोजन का हाइड्राइड बेसिक नेचर का होता है, लेकिन हमको पूछा है एसिडिक, थोड़ा हट के क्वेश्चन है, इसलिए इंटरेस्टिंग है। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। द ऑर्गेनिक एसिड विच डजंट हैव COOH ग्रुप। हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड जो रहते हैं, कार्बनिक अम्ल, है ना, ऑर्गेनिक एसिड जो रहते हैं उनका क्रियात्मक समूह होता है COOH, यानी जिसमें भी COOH ग्रुप होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। क्या होगा? इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एसिड की एक ही पहचान है कि उसमें COOH ग्रुप होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? द ऑर्गेनिक एसिड विच डजंट हैव COOH ग्रुप। ऐसा ऑर्गेनिक एसिड बताइए जिसमें COOH ग्रुप नहीं हो। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आपके 12th में आता है ये, फिनोल वाले चैप्टर में, है ना। तो उसका नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको कहते हैं पिक्रिक एसिड या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। देखो, फिनॉल को 1 देंगे, इसके 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4 और 6 पर यहाँ नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए उसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल। ठीक, यह भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर COOH ग्रुप नहीं है, फिर भी यह एसिड है। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जिनमें COOH ग्रुप होता है वो एसिड होते हैं, लेकिन ऐसा एसिड जिसमें COOH ग्रुप नहीं है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए, वो है पिक्रिक अम्ल यानी पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट आप देखिए, इसका मैंने फिजिकल स्ट्रक्चर भी यहाँ पर शो कर रखा है, कैसा दिखाई देता है ये। थर्ड क्वेश्चन इज दैट द एलिमेंट्स विच आर नोन एज वोलेटाइल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको वोलेटाइल मेटल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको वोलेटाइल मेटल्स भी कहा जाता है ना। हिंदी में कहते हैं इनको वाष्पशील धातुएं। वाष्पशील धातुएं कैसे पहचान होती है इनकी? ये हैं आवर्त सारणी के ग्रुप 12 के एलिमेंट्स, जिंक, कैडमियम और मरकरी, है ना, जिनमें डी उपकोष पूरी तरह से भरा होता है। तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण इनके मेटेलिक बॉन्ड इतने पावरफुल नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें वाष्पशील तत्व कहा जाता है ना। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते। डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, डी ब्लॉक में तो आ रहे हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, फिर भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की गिनती में नहीं आते हैं और इन्हें वोलेटाइल मेटल्स कहा जाता है, या वाष्पशील धातुएं कहा जाता है, या फिर वोलेटाइल डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिए, ग्रुप 12 के एलिमेंट्स जिंक, कैडमियम और मरकरी को वोलेटाइल मेटल्स कहा जाता है। चौथा फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, द एलिमेंट कंटेनिंग नो न्यूट्रॉन। सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में न्यूट्रॉन है, सिवाय हाइड्रोजन के। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का प्रतीक होता है 1H1। ठीक है, अब इसका परमाणु क्रमांक 1 है, यानी इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 है ना। और ये क्या है? ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। ये द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन की संख्या यानी Z प्लस न्यूट्रॉन की संख्या,
तो द्रव्यमान संख्या 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस न्यूट्रॉन कितना है, 0। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी सब में होता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसका प्रतीक होता है H और इसको कहते हैं हाइड्रोजन, जल उत्पन्न करने वाला। जन यानी जनरेट करने वाला, क्या, हाइड्रो, हाइड्रो यानी वाटर, ठीक है ना, छोटी छोटी चीजें। पांचवा है आपका, पांचवा जो फैक्ट है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। द एलिमेंट विच सब्लाइम्स ऑन हीटिंग, है ना, या हम कह सकते हैं सब्लिमेट्स, है ना। तो सब्लिमेट का मतलब होता है ऊर्ध्वपातन। क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि अगर इसको गर्म किया जाए तो सॉलिड स्टेट से सीधा गैसियस स्टेट हो जाए, ठीक, सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाए, बीच की लिक्विड स्टेट ना आए, जैसे कपूर, है ना, कैम्फर। तो कैम्फर को आप जैसे ही आप हीट देते हो तो वो लिक्विड में ना चेंज होकर के सीधा गैस में बदल जाता है ना, इसलिए हम उसको पूजा में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कपूर की तरह होता है, तो उसका आंसर है आयोडीन। आयोडीन का प्रतीक है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 53, इसका मोलिकुलर मास होता है 127 अप्रोक्सीमेटली, और इसको कहते हैं आयोडीन। ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है जनरली, ठीक है। 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री वालों को ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का किसको मिला। कितना अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री वाज गिवन टू विच पर्सन, या विच पर्सनालिटी, विच साइंटिस्ट। उसका आंसर है आपका वॉन टॉप, है ना। मैंने आपको यहाँ पर इनका पिक भी दिया है, फोटो भी इनका बता रखा है वॉन टॉप का। क्या बताया था वॉन टॉप ने, आप 12th के अंदर जो सॉल्यूशन लेसन पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जितने भी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं इनके बारे में जानकारी वान टॉप कोएफिशिएंट से पड़ती है। तो वान टॉप गुणांक की खोज वान टॉप ने की, है ना। इससे हमको ये पता लगता है, हम उसका मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। वान टॉप गुणांक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप 12th में सॉल्यूशन में डिटेल में पढ़ेंगे या क्या होता है। और एबनॉर्मल मोलिकुलर मास वान टॉप गुणांक से निकाला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1901 में जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई उसमें सबसे पहला नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री का वान टॉप को दिया गया। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 7th फैक्ट है आपका द रेयरेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ। रेयरेस्ट मतलब दुर्लभतम। रेयरेस्ट का मतलब क्या होता है, दुर्लभतम, सबसे अधिक दुर्लभ मिलने वाला, जो मिलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है ना, मिलता तो है बहुत मुश्किल से मिलता है, उसका नाम है एस्टेटीन, है ना। एस्टेटीन आता है ग्रुप 17 में। किसमें आता है, ग्रुप 17 में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सबसे नीचे एस्टेटीन, यानी ये क्या है, हेलोजन है। ये क्या है, हेलोजन है। तो ये एस्टेटीन है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 85, ये है इसका मोलिकुलर मास, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हेलोजन में आता है, ठीक है। तो ये क्या है, रेयरेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ है। अगर आपको कोई पूछे सबसे दुर्लभतम तत्व कौन सा है जिसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, सबसे ज्यादा मुश्किल है, तो वो एस्टेटीन। फैक्ट 8 देखना ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। तो ये पहला ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक यौगिक है, जिसे लेबोरेटरी में बनाया गया। किसने बनाया, वूलर ने बनाया। वूलर सिंथेसिस कहते हैं इसे। किससे बनाया, अमोनियम साइनेट से बनाया, ठीक है। ये तो एक अलग जानकारी हो गई, लेकिन उसका नाम क्या है, यूरिया। आपने देखा होगा यूरिया खेतों में इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइजर के रूप में, है ना। इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। क्या है एक्चुअल में ये, NH2CO NH2, ठीक है। IUPAC नाम क्या होता है इसका, एमिनो मिथेनेमाइड, ये इसका IUPAC नेम है। फर्टिलाइजर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये पहला कार्बनिक यौगिक है जिसे लैब में बनाया गया। यूरिया बनाने के पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, जैसे यूरिया हमारे यूरिन में पाया जाता है,
तो इससे इसके सिंथेसिस से पहले ये माना जाता था कि जो भी नेचुरल चीजें जो हमारे यूरिन में यूरिया पाई जाता है, इसको केवल ईश्वर बना सकता है, मनुष्य इसे नहीं बना सकता। तो इस अंधविश्वास को पहली बार वूलर ने तोड़ा था यूरिया बना करके लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी इज यूरिया। नाइन्थ फैक्ट जो आपका है वो है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। देखो, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनाया गया वो तो यूरिया है, लेकिन सबसे पहला ऑर्गेनिक वो किससे बनाया था? अमोनियम साइनेट से बनाया था, गर्म करके। इसको इसके एलिमेंट से बनाया गया है ना। वो कौन सा है? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। इसको विनेगर भी कहते हैं, सिरका। ठीक है, इसका सूत्र होता है CH3COOH OH CH3COOH। इसका IUPAC नाम है, 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। चूंकि ये सिरके में पाया जाता है इसलिए इसको विनेगर भी कहा है। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, खट्टापन इससे आता है। और इसको इसके एलिमेंट से बनाया गया, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों को मिला करके फिर इसका निर्माण किया गया। वो फर्स्ट कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है, एसिटिक एसिड। ये ध्यान रखिए। अगर आपको कहे कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले बनाया गया, तो यूरिया। और सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उसके तत्वों से बनाया गया, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, यानी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, वो है एसिटिक एसिड। और आज का अंतिम जो फैक्ट है वो हमारे सामने है, द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पेट्रोल। यहाँ पर एल टाइप नहीं हुआ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेट्रोल इज कॉल्ड। तो पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला फ्यूल, ईंधन, जो कि ईथर और अल्कोहल को मिलाने से बनता है, वो क्या कहलाता है? नेटेलाइट। कितना देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया हुआ है। तो आप देखिए, उसको कहते हैं नेटेलाइट। ठीक है, आप जानते हैं आजकल पेट्रोल जो है वो जीवाश्मी ईंधन है ना। इसका फिक्स्ड अमाउंट है। आने वाले समय में कभी न कभी पेट्रोल समाप्त होगा, क्योंकि पेट्रोल उतनी तेजी से बनाया नहीं जा सकता है ना। बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर लाखों साल समुद्र के अंदर जीवों के दबने से पेट्रोल का निर्माण हुआ, लेकिन अब उसको पुनः बनने में हजारों लाखों साल लगेंगे। तो पेट्रोल ऐसा ईंधन है जो लिमिटेड है। तो अब हमारे सामने समस्या ये है कि उसके विकल्प के रूप में किस किस ईंधन का इस्तेमाल किया जाए। तो वैज्ञानिकों ने ईथर और अल्कोहल को मिला करके एक ऐसा फ्यूल बनाया जिसको पेट्रोल की जगह पर यूज किया जा सकता है, उसका नाम है नेटेलाइट। तो ये 10 फैक्ट्स आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए। आशा है कि आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।